चलो स्टार्ट करते हैं। अभी लॉकडाउन का टाइम है तो आप अपना टाइम बर्बाद किए बिना, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे आ जाओ। और इसीलिए शायद मैं आपके सामने आया हूँ और मैं आपका लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स। तो अपन सिक्वेंशियली पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे देखो आप 11th क्लास में अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है, एक कॉमन सी चीज है। उसमें आपने जो भी 11th में पढ़ा है उसमें आपने जितनी सारी चीजें पढ़ी है वो ऑलमोस्ट आपको दिखाई देती हैं। जैसे फोर्स पढ़ा है, वेव पढ़ा है, तो नॉर्मली जितनी सारी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ते हो वो आप आंखों से देखते हो। थोड़ा सा चीजें 12th की स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि 12th जो है ना उसमें आपको जो भी पढ़ना है वो आपको आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती है, आपको वो चीजें दिखाई नहीं देती। तो पहला ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आपकी क्लास 12th की फिजिक्स है, अपने समझने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट आपका क्या होता है, देखो स्टार्ट पहले पार्ट से ही करना है। तो जो आपको पहले पार्ट में पढ़ना है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। तो अपने चीजों को समझने में आसानी हो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो आपका पहली बुक है एनसीईआरटी, उसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन कौन सा? पहले पार्ट को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले पार्ट को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड वाले को बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेकंड वाले को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो आपका थर्ड वाला है इससे हमने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरे वाले को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपके फर्स्ट वाले बुक की है, तो हमने 3 पार्ट करके पढ़ना है। अब तीनों ही पार्ट को देखो तो एक वर्ड आपको कॉमन सा दिखाई देता है, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मीन्स आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मतलब एक चीज आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी कि यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, यहाँ भी जो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, और थर्ड वाले में भी जो पढ़ोगे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पूरी बुक है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के बेस्ट है। ठीक है, आगे देखो अगला पार्ट आपका क्या कहता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स आपका होता है इज एट रेस्ट। अब बताने की शायद आपको जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जो प्रॉपर्टी शो करेगा उसकी स्टडी हम किस में करनी है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका रुका हुआ होगा। चलो, अब इलेक्ट्रॉन रुका होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पोटेंशियल वगैरह वगैरह की चीजें, वो एक एक करके हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। इस पार्ट के बारे में हो गया। अच्छा, जैसे ही आपने ये वाला पार्ट देखा कि अच्छा इसमें हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो बाकी वाले में हमें क्या पढ़ना होगा, कॉमन सेंस की बात है। इसमें अगर रुका होगा तो बाकी वाले में इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ना मतलब मोशन की कंडीशन में, तो इन दोनों पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन की कंडीशन में आएगा, चलेगा, उस समय वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा वो आपको पढ़ना है इसमें और इसमें। अच्छा, बात यहाँ पे आ गई आपकी मोशन की, यहाँ पे आपकी बात आ गई मोशन की। तो आपके
11th में आपने पढ़ा होगा बेसिकली आपके मोशन दो तरह के होते हैं। एक को हमने बोला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे वाले को बोला क्या, एक्सीलरेटेड मोशन। पहला वाला आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को यहां से आपका यहां तक जाना है, यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। अब पूरे यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो मोशन आपका कैसा हुआ, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब स्पीड चेंज करे, एक्सेलरेशन की बात है तो बेसिकली वेलोसिटी की बात आएगी। अभी बेसिक बेसिक चीजें स्पीड लेके चलते हैं। तो मोशन आपके दो तरह के बने, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जब ऐसा मोशन इलेक्ट्रॉन का जिसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जितनी सारी प्रॉपर्टी शो करेगा वो हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तीसरे वाले केस में आपको पता ही है, बचा क्या, एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हैज एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, त्वरित गति करेगा। तो ये बेसिकली आपका एक व्यू है कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अब स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यहां से हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड मिलते हैं। चलो, चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, देखो पहले इस पे बेसिक्स पे आ पाओ, कैसे ये बना, कैसे मतलब दिमाग में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके दिमाग में ये बात कैसे आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। तो उसके लिए सोचो आप, फोर्स, बल, बल कितने तरह के होते हैं, तो आप बताओगे 50 तरह के होते हैं। कौन कौन से, घर्षण बल हो गया, विकेंद्र बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब आप 50 तरह के बल को गिना सकते हो। चलो ठीक है, सही भी है, लेकिन बल की बेसिक्स पे आप जाओ, मतलब कैटेगराइज जो करना होता है। तो जैसे कैटेगराइजेशन जो है कि किस बेसिस पे कितने टाइप के फोर्स हैं, तो हमारा एक कैटेगराइजेशन ऐसा भी आता है कि हमें समझ में आता है कि फोर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे आप देखो, आपको सपोज कर लो यहाँ से दिल्ली तक जाना है, दिल्ली तक जाना है, तो आपके पास जाने के 50 तरीके हैं। आप बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, और पानी वाली जहाज से भी तो जा सकते हो। ठीक है, इतने सारे तरीके हुए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ से दिल्ली बेसिकली 3 तरीके से जा सकते हो। बाई रोड जा सकते हो, बाई एयर जा सकते हो, एंड बाई वाटर जा सकते हो। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन का एक तरीका होता है। तो उस बेसिस पे हमने फोर्स को कैटेगराइज किया, तो हमें एक चीज मिली कि जो हमारे नेचर में जितने सारे फोर्सेस हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहला वाला फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स,
पहले फोर्स को हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड वाले फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, दो तरह के फोर्सेस हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसकी बात करो। देखो, जैसे आपने इस मार्कर को ऐसे पकड़ा, छोड़ दिया, मार्कर आपका कहाँ चली आई? नीचे। नीचे कैसे आई? जैसे ही आपने इस मार्कर को छोड़ा, उस टाइम ध्यान से सोच के बताओ, जैसे ही आप छोड़ते हो उस टाइम इसकी कंडीशन ऑफ मोशन क्या है? ये किस कंडीशन में है? जैसे ही आपने इसे छोड़ा, ये है रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, ये आपका मार्कर जैसे ही आपने छोड़ा इसे, इसकी कंडीशन क्या है? रेस्ट में, रुका हुआ है। और छोड़ने के बाद आप देखते हो कि ये नीचे चला आता है, मतलब छोड़ने के जस्ट बाद इसकी कंडीशन क्या बन जाती है? मोशन की, गति करने लगता है। ठीक है, तो अब बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या? न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम पे, अगर कोई चीज रुकी है तो वो कब तक रुकी रहेगी? जब तक उस पर वायबल ना लगाओ आप। उसको अप्लाई कर लो आप इस वाले केस में। ये मार्कर अभी रुका हुआ था, कब तक रुका रहना चाहिए? जब तक इस पर कोई वायबल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या होगा? कंडीशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, मतलब रेस्ट में है तो मोशन की स्टेट में आ जाएगी। और यही हो रहा है इसके साथ, पहले रेस्ट में थी, बाद में किस कंडीशन में आ गई? मोशन की। यानी आपको यहाँ समझ में आया कि एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, वायबल लग रहा है। लगाने वाली चीज क्या है? यहाँ पे जो वायबल लगा, वो लगाने वाली चीज क्या है? ये आपकी अर्थ है। लगाने वाली चीज क्या है? अर्थ। अच्छा, इतनी बात शायद क्लियर हो गई होगी आपकी। आपने छोड़ा इसे, मोशन की स्टेट में आया, इससे आपको क्या समझ में आया कि इस वाले चीज पे एक एक्सटर्नल फोर्स वायबल लग रहा है। लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रही है। ठीक है, अच्छा, अब अर्थ फोर्स लगा रही है तो क्यों लगा रही है? ये बात सोचो। ये जो अर्थ फोर्स लगा रही है तो क्यों लगा रही है? इसलिए लगा रही है कि इस अर्थ के पास कुछ न कुछ द्रव्यमान है। अर्थ जो है आपकी, उसके पास क्या है? मास है। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास अगर मास है, तो वो क्या कर सकती है? फोर्स अप्लाई कर सकती है। क्या कर सकती है आपकी? फोर्स अप्लाई कर सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। और मास की वजह से जो भी फोर्स लगेगा, वो फोर्स आपका कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे आ जाओ। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, अब बताओ, आप खुद से सोचो। एक एग्जांपल हम लेते हैं। स्केल लिया, स्केल को क्या किया? अपने शर्ट से ऐसे रगड़ लिया, या बालों से रगड़ लिया, किसी चीज से आप रगड़ लो। रगड़ने के बाद आप हाथ में कागज का टुकड़ा लो और उसको ऐसे चिपकाओ। तो देखोगे आप, बचपन में सबने किया होगा, कागज का जो टुकड़ा है वो स्केल से चिपक जाता है। ठीक है, पिछले वाले केस से रिलेट करो। स्टार्टिंग में कागज का टुकड़ा किस कंडीशन में था? रेस्ट में था। आपने स्केल उठाया, ऐसे लाके रख दिया, कागज का टुकड़ा नहीं चिपकता। ठीक है, फिर उसी स्केल को आप बाल से ऐसे ऐसे रगड़ते हो, रगड़ के चिपकाते हो, चिपक जाता है। तो सोचो आप, जैसे आपने स्केल आपकी पड़ी थी, आपने स्केल उठाया, चिपकाया, नहीं चिपका। इसका मतलब क्या है? स्केल के पास वो क्वालिटी नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो कागज के टुकड़े को चिपका दे।
फिर आपने स्केल को बाल से रगड़ा, बाल से रगड़ते टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि स्केल के पास वो पोटेंशियल आ गई कि वो कागज के टुकड़े को क्या कर ले, चिपका ले। तो स्केल जब आप रगड़ते हो, रगड़ के चिपकाते हो, तो वो चिपक जाता है, कुछ ना कुछ आता है। वो आता कहाँ से है? आपके बालों के रगड़ने से। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में स्केल के पास, ये आपका स्केल है, स्केल के पास ये आपका पेपर पीस है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये जो कागज का टुकड़ा था स्केल इसको नहीं चिपका पा रहा था। फिर बाद में जब आपने रगड़ के लगाया तो ये चिपका लिया, मतलब इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से ये फोर्स लगा सके। एक प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से ये फोर्स लगा सके। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, किस वजह से है? तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक चीज समझ में आती है कि ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स लगाता है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज है। जैसे स्केल कागज को चिपकाया, किस वजह से चिपकाया? क्योंकि स्केल के पास चार्ज आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, आप एक काम कर लो, जैसे स्क्रू, जैसे ये आपने लिया, इसमें आपको नट जो होता है ना उसको फिक्स करना है। तो अगर नट को ऐसे रखो ये नीचे गिर जाता है, और फिर आप ऐसे स्क्रू से टाइट कर दो। टाइट किया आपने, टाइट करने के बाद छोड़ो, आपका ये नट यहीं का यहीं रह जाता है। किस वजह से रह जाता है? क्योंकि ऐसे करते टाइम जो आपका नट होता है वो चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, और आपने अभी देखा कि जैसे ही चार्ज आएगा वैसे ये क्या आएगी, फोर्स आएगी, और वो फोर्स इसको बाउंड रखती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब चार्ज आपके सामने निकल के आई कि चार्ज किसी मटेरियल के अंदर की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अभी अभी समझो, बाद में अभी इसको गलत होना है। चार्ज के बारे में आपको अभी तक क्या समझ में आया? चार्ज मटेरियल के अंदर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इट कैन अप्लाई ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट कैन अप्लाई ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से एक आकर्षण बल लगाती है। तो इस पे भी ना साइंटिस्ट वगैरह लोगों के रिसर्च वगैरह चलते रहे। मान लो किसी ने स्केल लिया प्लास्टिक की, ठीक है, और प्लास्टिक के स्केल को ऐसे बाल से रगड़ा, कागज को चिपकाया, चिपक गया कागज, मतलब स्केल के पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। दूसरे ने आपका ग्लास का कुछ रॉड लिया, उसको रगड़ा, और ग्लास के रॉड को रगड़ के चिपकाया, चिपक गया, मतलब इसके अंदर भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। और दोनों के अंदर चार्ज आया तो दोनों ने ही कागज को क्या किया, एक फोर्स लगाया। फोर्स का नेचर कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल। चलो, किसी ने ऐसा किया, पहले क्या किया, ग्लास की रॉड ली, रगड़ा, कागज चिपकाया, चिपक गया। दूसरी रॉड जो ली, ये किसकी ली, प्लास्टिक की ली, इसको रगड़ा, चिपकाया, चिपक गया। फिर क्या किया, दोनों को रगड़ के आपस में पास मिलाया। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो दोनों को आप रख रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यहाँ से भी कंफर्म होता है कि जो चार्ज है वो कैसा फोर्स लगा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन किसी और इंसान ने क्या किया, ये लिया ग्लास, रगड़ा, ये भी लिया ग्लास, रगड़ा, अब दोनों को पास मिलाया, डंडे से रस्सी से बांध के छोड़ दिया। तो अब ये पास आने की जगह क्या हो गए, दूर जाने लग गए। पास आने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दूर जाने में क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्शन, प्रतिकर्षण बल। तो हमारा ये सोच कहीं ना कहीं हमारी गलत हो जाती है कि चार्ज की वजह से केवल और केवल क्या हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स और भी हो सकता है, कौन सा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। आपको जो लिखना है लिखते जाओ, ठीक है। एक फोर्स आपकी कौन सी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अब जाके ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ क्या, कि चार्ज अट्रैक्टिव नेचर का भी फोर्स लगा सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी फोर्स लगा सकता है। ध्यान से देखो, जब ग्लास की रॉड और प्लास्टिक की रॉड दोनों को आप लाते हो रगड़ के, तो ये एक दूसरे के पास आते हैं।
ग्लास की रॉड, ग्लास की रॉड, अब दोनों को लाओ तो ये दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन में मटेरियल क्या थे, सेम थे। फोर्स ऑफ रिपल्शन में क्या थे आपके, मटेरियल सेम, मतलब एक ही टाइप के मटेरियल को आप रगड़ के एक दूसरे के पास लाओ तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल, कौन से, डिफरेंट, मतलब अलग अलग मटेरियल को आप रगड़ो और पास में लाओ तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। सेम टाइप ऑफ मटेरियल को पकड़ो और रगड़ो तो वो क्या करेंगे, अगर एक दूसरे के पास लाओ तो वो दूर भागेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहले बेसिक बेसिक आप चार्ज की डेफिनेशन लिख लो, चार्ज होती क्या चीज है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज में आप लिखना, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आवेश, चार्ज आपका क्या होता है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it shows electric and magnetic effect। ठीक है, आवेश क्या होती है, यह पदार्थ का आंतरिक गुण है जिसकी वजह से वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश क्या है, पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसकी वजह से वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो एक चीज और भी यहीं पे लिख लो, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। जब वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे थे तो आपको एक चीज देखने को मिला था कि चार्जेस जो है वो दो तरह के फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसका मतलब ये भी आपके समझ में आ गया कि चार्जेस दो टाइप के होंगे आपके। भाई दो तरह के फोर्सेस शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर एक चार्ज अगर एक ही तरह का होता तो एक टाइप का फोर्स शो करता, एक ही टाइप का बल प्रदर्शित करता। अभी वो आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्शन बल, प्रतिकर्षण, दोनों ही तरह का बल शो कर रहा है, दोनों ही तरफ के फोर्सेस शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके चार्ज भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपके चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो। चार्ज, आवेश आपके दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, और सेकंड वन को हमने बोल दिया निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब ये बताओ, ये जो चार्जेस बने आपने समझ लिया कैसे बने, कौन कौन से फोर्सेस लगा रहे हैं समझ लिया, दो तरह के हुए ये भी समझ लिया, इनका नाम पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों पड़ा, थोड़ी इसके बारे में देख लेते हैं। तो चार्जेस का नाम पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों पड़ा वो देखो। आप एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि, चलो एक्सपेरिमेंट की बात ही छोड़ोगे, आप छोटे से एग्जांपल पे आओ। ये एक लड़का है और दूसरा लड़का आपका यहाँ पे खड़ा है, और तीसरा लड़का आपका यहाँ पे खड़ा है, तीन लोग खड़े हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये सी। ए और बी आपस में क्या है, फ्रेंड, और शी अगर सपोज कर लो ए की कहीं से लड़ाई हो जाती है सी से, ठीक है, और ए जो मारी बेटा वगैरह आजकल होता है, आम बात है, ए ने सी को अकेले ही मारा। ठीक, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में अब बी को भी पता चला, अब ये दोनों साथ में जाके सी को मारे, तो इफेक्ट सी पे इफेक्ट कब ज्यादा होगा, जब ए अकेले करेगा तब, या जो दोनों मिलके करेंगे तब। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि जब दोनों मिलके करेंगे तब इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है,
मतलब आपको एक स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी कि स्टेटमेंट आपका ये है कि अभी तक आपके नेचर में जब दो चीजें मिलती हैं तो वो पहले से बड़ी हो जाती हैं। जैसे ए के पास 5 रुपया, बी के पास 10 रुपया, ठीक है, जब दोनों मिले तो कितना बनेगा 15। क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जैसे हमने क्या किया ना, एक रॉड लिया, मान लो प्लास्टिक के लिए, रगड़ा, कागज को चिपकाया, तो इस रॉड के पास क्या हो, एक कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब अब तो चार्ज पड़ चुके हो तो सीधे कह सकते हो इसके पास क्या आ गया, चार्ज आ गया, जिसकी वजह से कागज को चिपका दिया। ठीक है, फिर हमने दूसरी रॉड पकड़ी, रगड़ा, कागज को चिपकाया, चिपक गया। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी वाली रॉड के पास भी क्या आ गई, चार्ज आ गई, इसके पास भी चार्ज, इसके पास भी चार्ज। अगर हम दोनों को मिलाएं, दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद क्वांटिटी जो होनी चाहिए बढ़ जानी चाहिए, मतलब जितना तेजी से कागज को ये चिपका रहे थे उससे कहीं तेजी से चिपकाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप करके देखना, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है। कागज को अब जब दोनों को मिला के एक साथ चिपकाओगे तो कागज का चिपकना बंद हो गया। अब कागज का चिपकना बंद हो गया, इससे आपको समझ में क्या आया, भाई चिपकाने वाली क्वालिटी तो चार्ज कर रही थी, पहले भी चार्ज थी, दूसरे के पास भी चार्ज था, दोनों को जैसे ही हमने मिलाया तो चिपकना बंद हो गया। मतलब क्या, मतलब चार्ज गायब हो गया। अब ऐसा कैसे हुआ, ये भी इसके पास भी आवेश था, इसके पास भी आवेश था, मिलाया हमने, देखा गायब। तो दो चीजों को मिला के तीसरी चीज जीरो, ये कब होता है, ये हमारी केवल मैथ्स में होती है। और उसकी कंडीशन क्या, सेम अमाउंट साइन डिफरेंट। तो इसीलिए हमने ये लॉजिक लगा के चार्ज को देखा कि चार्ज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक को आपने पॉजिटिव बोल दिया, दूसरे को आपने क्या बोल दिया, निगेटिव बोल दिया। तो इतनी सारी बात है, आप 2 मिनट रिवाइज करो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात आपने अच्छे से समझ ली। अब एक बात ये आती है कि किसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, किसे हम निगेटिव चार्ज बोलेंगे, किसे हम आप धनावेश बोलोगे और किसे आप ऋणावेश बोलोगे। तो उसके लिए क्या हुआ कि फराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बताया कि अगर किसी चीज को, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी चीज को आप ग्लास से रगड़ते हो तो ग्लास पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। फिर से सुनो, स्टेटमेंट क्या बोला कि अगर किसी भी चीज को ग्लास से आप रगड़ते हो तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव। जैसे सपोज कर लो ये ग्लास की रॉड है, इसे हमने इससे रगड़ा ऐसे, ठीक है, तो भाई रगड़ने पे चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो सामने वाले पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। पहला स्टेटमेंट था क्या, कि अगर किसी चीज को आप ग्लास से रगड़ो तो ग्लास पे ऑलवेज कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, सेकेंड ये था कि अगर किसी भी चीज को, ठीक है, प्लास्टिक से रगड़ो तो प्लास्टिक पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। और इसी के बेसिस पे फराडे ने एक सीरीज दी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक सीरीज। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उन्होंने एक सीरीज बनाई और सीरीज में चीजों को आराम आराम से ऊपर नीचे क्रम में ऐसे रखा। तो सीरीज में क्या क्या कैसे कैसे उसको थोड़ा सा देख लो। सबसे ऊपर इन्होंने किसे रखा, ग्लास, फनल, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या रखा, मेटल, ठीक है, फिर क्या रखा, वुड, फिर क्या रखा, रबर, उसके बाद क्या रखा, प्लास्टिक, फिर लास्ट में रखा सल्फर। ऐसे करके उन्होंने एक सीरीज बनाई और उन्होंने ये बोला
कि सीरीज के किन्हीं दो, जैसे आप दो को पकड़ो, आपने एक ग्लास पकड़ लिया और दूसरा आपने मेटल पकड़ लिया और दोनों को आपस में रगड़ो, ठीक है। सीरीज के किन्हीं दो एलिमेंट को पकड़ो, ग्लास पकड़ो, मेटल पकड़ो, कुछ भी पकड़ लो। आपने ग्लास पकड़ा, मेटल पकड़ा, दोनों को आपस में रगड़ा, तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। तो डिसाइड करने के लिए बताया कि जो सीरीज में ऊपर रहेगी उस पे कौन सा चार्ज आना है, पॉजिटिव। जो सीरीज में आपकी नीचे रहेगी उस पे कौन सा चार्ज आना है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप लेते हो ग्लास और मेटल, ग्लास पे आपका कैसा चार्ज, पॉजिटिव, मेटल पे आपका कैसा चार्ज, नेगेटिव। आप ले लेते हो वुड, ले लेते हो प्लास्टिक, ले लेते हो, वुड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, प्लास्टिक पे कैसा, नेगेटिव। आपने ग्लास ले लिया, वुड ले लिया, ग्लास पे कैसा, पॉजिटिव, वुड पे कैसा, नेगेटिव। तो ये इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज थी, इसका बहुत विशेष कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, जैसे भी देखना, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा, जो आपने चार्ज पढ़ा है, तो चार्ज में जैसे आप एक काम करते हो, आप बारिश का मौसम होता है तो आसमान में देखते हो बादल गरजता है और बिजली चमकती है, ठीक है। तो ये बिजली का चमकना है क्या चीज, बेसिकली बिजली चमकना ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। आप बोर्ड में कभी कभी आपने देखा होगा, प्लग जैसे ही लगाने जाओ चिट्टे से चिंगारी निकलती है, चिंगारी, ठीक है। अच्छा, और आप एक काम करो, जैसे वो चाकू की धार बनाने वाला होता है तो ये गोल गोल मशीन घूमती रहती है, उस पे आप जैसे चाकू को ऐसे रखते हो वो चिट्टे चिट्टे चिंगारी फेंकता है। तो ये चीज क्या है आपकी, देखो बेसिकली क्या है कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाए, आवेशित हो जाए, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाए, जैसे हमने क्या किया, एक हमने ये लिया कुछ चाकू मान लो और इसे रगड़ रगड़ के बहुत चार्ज कर लिया, दूसरी हमने ये चीज ली, इसको भी रगड़ रगड़ के बहुत चार्ज कर लिया, ठीक है। और इनका आगे का हिस्सा हमने बहुत नुकीला बना दिया, या कैसे भी करके। तो जब इन दोनों को एक दूसरे का पास में लेके आते हो, इनको चिपकाना नहीं है, एक दूसरे के जस्ट पास में लेके आओ, तो ये एक चिट की आवाज करेगा और उसके बाद सब कुछ खत्म, ठीक है। तो ये जो चिट की आवाज है, ये क्या चीज है, बेसिकली ये है आपका डिस्चार्जिंग। ये आपका चिट क्या है, डिस्चार्ज, मतलब निरावेश, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग को क्या बोलते हैं, निरावेशन। ये क्या चीज होता है, अगर कोई मटेरियल है अपने चार्ज को, अपने आवेश को खत्म करता है, लूज करता है, तो वो प्रोसेस आपकी क्या बोली जाती है, डिस्चार्जिंग। अभी आप आगे चल के इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपकी इतनी सारी चीज, बेसिक चीज थी किसके बारे में, चार्ज के बारे में, कि क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह का होता है, यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में क्या है, नेक्स्ट क्लास में चार्ज को हम जनरेट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं चार्ज को, वो चीज सीखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजों को हम ऐसे ही करके आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी तक हम लेके जाएंगे। इवन इफ आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह देते हो, तो अगर आप खुद से थोड़ी सी मेहनत करो तो आपको चीजें वहां तक हो जाएंगी। बट हाँ, किसी भी चीज को करने के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता वो भी पढ़ो, जिनको बहुत कुछ आता है वो भी आराम से सीखते चलो। तो बेसिक से स्टार्ट करा हमने, आज पहला क्लास लिया, ठीक है, किसका, चार्ज का इंट्रोडक्शन था। कल चार्ज को हम कैसे जनरेट करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तब से आप लोग प्रिपेयर करिए। थैंक यू।